हेलो स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs। ठीक है, 5 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, 5 मल्टीपल, असर्शन एंड रीजन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जेई एडवांस में आते हैं। ठीक है, जेई एडवांस के 5 क्वेश्चन लिए मेन मैच द फॉलोइंग के। ठीक है, और सब्जेक्टिव 5। ठीक है, फिर है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जेई एडवांस का है 2। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन है जेई मेंस या जेई एडवांस के ही तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का अगर मैं तुम्हें एक बार सिलेबस रिवाइज कराऊँ तो सिलेबस इसमें है डुअल नेचर में बस आता है इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वाला कहानी। ठीक है, एटम में थोड़ी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 13.6 जेड बाई एन स्क्वायर ईवी। ठीक है, जिससे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, जो कि पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियस में एन इक्वल्स टू एन नॉट, सॉरी ये रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का माइनस लैम्डा टी, ये रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सरे की होती है एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, और लैम्डा जो है वो मिनिमम होता है। लैम्डा मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक है। जैसे लैम्डा डिक्रीज करेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। ठीक है, तो फिर ये इंक्रीज करेगा। ठीक, यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी इंसिडेंट मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, 5 वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड बाई एन स्क्वायर ई वी। ठीक है, एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लेमडा इंटू टी। फिर ब्रैग्स लॉ 2D साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ठीक है, और एक है जर्मर और पता नहीं कौन से साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाँ जर्मर इफेक्ट। ठीक है, जो भी है डेविंसन एंड जर्मर इफेक्ट। ठीक है, उनका ये डेरिवेशन थी। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो है स्पेक्ट्रम वाला मतलब एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल में अगर तुम एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आता है। ठीक है, 2 की वैल्यू ये डालोगे, सिंपल यही आएगा। ठीक है, जेड जो होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है, बोर ने यही बताया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the energy required to remove an electron from n equals to 2 is। अगर n equals to 2 से तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले तो ये देखो कि हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस, इसके ऊपर एक सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक सेल ऊपर इसके हो सकती है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी देखो ये बोल रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए आयनाइज कराने के लिए हाइड्रोजन को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, आयनाइज का मतलब पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से गायब हो जाएगा इसमें से। ठीक है, पूरी तरह से निकल कर भाग जाएगा, इसके न्यूक्लियस के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा ये फिर वापस से। तो बोल रहा है कि अगर हमें कितनी एनर्जी चाहिए अगर हमें रिमूव करना हो इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से। यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अभी पहले आयनाइज यहाँ से किया था, लेकिन अगर n इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो हम कितनी एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन वाप भाग जाए। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है 13.6 जेड बाय एन स्क्वायर। उसने हाइड्रोजन के बारे में बात की तो जेड की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू पहले केस में आयनाइज किया था उसने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली सेल में। ठीक है, तो एन की वैल्यू इस बार उसने दिया 2। ठीक है, तो 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसको अगर तुम कट करोगे तो ये आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज। ठीक है, सिलिकॉन एब्सोल्यूट जीरो पे एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एक्चुअली सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। क्वेश्चन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है वो। ठीक, इसके बाद है कि इफ रेडियस ऑफ
एल्यूमिनियम न्यूक्लियस, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस, ठीक है, इज एस्टिमेटेड टू बी 3.6 फर्मी, ठीक है, एंड देन द रेडियस ऑफ द 52 TE न्यूक्लियस। देखो तो तुम्हें बस कंपैरिजन करना है कि अगर इसकी रेडियस इतनी है तो इसकी रेडियस कितनी होगी। अभी तुम्हें अगर वो रिलेशन याद है R1/R2 इक्वस टू, पहले तो फॉर्मूला देख बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, R इक्वस टू R0 1/3, ठीक है, ये याद है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर इसको R1 मानोगे डिवाइडेड बाय R2, ठीक है, तो RO से RO जाएगा पहले तो, ठीक है, करता हूँ मैं, ठीक है, R0 1/3 R0 A 1/3, ठीक है, तो इससे ये जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, तो R1 में 27 और इसकी 125 1/3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 5, ऑप्शन है सी ऑप्शन। एक मिनट, देखो ये आया रेशियो, ठीक है, यहाँ पे तुम गलती करोगे, है ना, तुम बोलोगे 5 आया, ठक, ये ले जाओ -1, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि अभी तुम्हारे पास रिलेशन आया R1/R2, ठीक है, इक्वस टू 3/5, ठीक है। उसने बोला कि एल्यूमिनियम की एस्टिमेटेड रेडियस कितनी है 3.6। अभी देखो 3.6 से तुम्हें इनटू करना है, ठीक है, क्योंकि उसने इसकी रेडियस R1 जो है वो दे दी थी, अगर नहीं देता तो फिर एक रेशियो टाइप आता 3/5 का, ठीक है, 3/5 रेशियो है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे इसे तो ये आएगा 6 फर्मी, ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, कैलकुलेट कर लेना, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, +4 मार्क्स। इसके बाद स्टैंडिंग विद अ सैंपल, सिंपल लिखा है, सैंपल है, ठीक है, पेन किधर है मेरी, स्टैंडिंग विद अ सैंपल ऑफ प्योर कॉपर Cu66 7/8 of its decay into Zn in 15 minutes, then corresponding half life। तो देखो उसने बोला कि Cu का 7/8 डिके जिंक में हो चुका है 15 मिनट में, ठीक है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ तुम्हें बताना है। 7/8 अगर डिके हो चुका है तो उसका हाफ लाइफ कितना होगा, ठीक है। तो 7/8 डिके हुआ है, डिके Cu का, ठीक है, और किस में हुआ है Zn में, टाइम लगा उसे 15 मिनट, ठीक है। तो पूरा अगर डिके बोला जाए कितना हुआ होगा 1 - 7/8 बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/8, और 1/8 को तुम क्या बोल सकते हो 1/2 का क्यूब, 1/2 की क्यूब, है ना, तो ये पावर n = ठीक है, वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, तो कितना टाइम दिया 15 मिनट, ठीक है। पाँच मिनट, ठीक है, कैलकुलेशन। इसके बाद डायग्राम दिया है तुम्हें, ठीक है, डायग्राम ये दिखा, ठीक है, a diagram shows that the energy level of an electron in a certain atom, ठीक है, एक एटम के लिए एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं। तो
तो तुम्हें बताना है व्हाट ट्रांजिशन सोज रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी के लिए कौन सी वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी वाली, ये वाली दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो कौन सी लाइन होगी? वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर डालो, ठीक है, या अपने पेन पेपर पे लिख कर पेपर पे लिख कर रखो, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी देखो तुम, और इसका इससे भी कम होता है, ठीक है, जितना भी होता है, लेकिन इससे कम होता है 0.087 कुछ होता है, ठीक है, समथिंग, लेकिन इससे कम होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप इसमें, मोस्ट एन है ना, फिर इसमें उससे कम और इससे कम इसमें, ठीक है, एन की वैल्यू ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 13.6 इंटू जेड की वैल्यू इन सब के लिए सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसने बोला सर्टेन एटम, एक ही एटम के लिए, ठीक है। तो जेड को मैं नहीं लूँगा, एन का स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तब यही आएगा, और फिर अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 3.4, ठीक है, फिर ऊपर कुछ वैल्यू आएगी 13.6 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 0.54 के आसपास आएगी, ठीक है, ऐसे करके जो भी आएगा। 1 सेकेंड, ये तो गैप बोल दिया मैंने, ये आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका हाफ। तो अभी देखो 3.4 1.5, तो लगभग कितना है ये, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये N2 से जब इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा होगा तब वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का एमिशन कर रहा होगा, ठीक है, या फोटोन्स का एमिशन कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर, मतलब ये थर्ड वाली लाइन, और थर्ड वाली लाइन किस में दे रखी है, बी में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे का इतिहास पढ़ाया जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस इन अ बोर मॉडल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बोर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो रेडियस के बारे में उसने बोला है कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला है उसने। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये होता था रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, है ना, ठीक है। तो सही बोल रहे, ठीक है, पहला तो जो है वो सही मिला हमें, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। द टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, है ना, इसने बोला ये। ठीक, फिर आगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है। तो ये जो है ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट्स is greater than its kinetic energy. The magnitude of potential energy of an electron in any orbit is greater than kinetic energy. तो अगर तुम देखोगे टोटल एनर्जी वाला ये जो था, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या था कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही था। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, हाफ पोटेंशियल था। ठीक है, हाफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, ए, सी और डी, हमें अभी तक ये सही मिले। तीसरा जो बोल रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अभी देखो एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इस वाले से दिखाऊँ मैं तुम्हें 13.6 Z/n² है। ठीक है, तो डिवाइड में 1/, मतलब ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n² के, n के नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। तो बस बी जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी जो है ए, बी और सी, 3 ऑप्शन सही। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन पिक आउट द पॉसिबल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन है मतलब कि जो वो है दो लाइटर न्यूक्लियस, मतलब दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे होंगे। तो पहले लिखता हूँ यहाँ पे फ्यूजन के बारे में, हिंदी में लिखता हूँ, दो हल्के न्यूक्लियस आपस में मिलकर, हैंडराइटिंग पर मत जाना, आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे होंगे। ठीक है, इसको चाहे तो मैं ऐसे नोट डाल के लिख लेना कि जहाँ पे भी फ्यूज़न हो रहा होगा दो ऐसे हल्के वो होंगे न्यूक्लियस, जो कि, या तुम बोलो दो एटम होंगे जो कि मिलके एक तीसरा एटम बना रहे होंगे, बस दो। अभी तुम्हें देखना है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है इसमें। ठीक है, तो ये तो फ्यूज़न रिएक्शन नहीं है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, अरे हाँ, नाइट्रोजन से ये भी हल्का है और हाइड्रोजन भी हल्का है, दोनों मिलकर नाइट्रोजन बना रहे हैं और एनर्जी भी रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है, डॉट लगा के रखो। दूसरा सी ऑप्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एनर्जी भी रिलीज, वाओ। चौथा यूरेनियम प्लस एक न्यूट्रॉन जेनॉन में टूट रहा है, एसआर में टूट रहा है, और एक न्यूट्रॉन, मतलब अपने आप को, ये तो यहाँ पे तो हो गई फिजन। तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रिएक्शन के लिए तुम्हें ये जो नोट है, अगर तुम्हें याद है तो तुम बोलोगे ये दोनों एकदम सही आंसर हैं। टिक लगाओ और 4 नंबर ले आओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में एक मिनट बना रहे होंगे। ठीक है, और यहीं पे लिखते थे, और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ठीक है, सिंपल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डिके एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज एजेक्टेड, है ना। और दूसरा है एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज एजेक्टेड। तो बीटा डिके, एक नेगेटिव बीटा डिके हो रहा है। ठीक है, अगर देखो मैं पहले एक दो चीज बताता हूं तुम्हें। बीटा डिके में कोई भी
एक एलिमेंट है, उसमें से कोई दूसरा एलिमेंट बन रहा होगा और साथ में हीलियम निकल के जा रहा होगा, मतलब कि ये, ठीक है, अल्फा पार्टिकल याद है रदरफोर्ड वाला, ठीक है, तो अल्फा डिके उसी से रिलेटेड है। लेकिन बीटा डिके में क्या होता है ना, बीटा डिके होता है कि उसमें से तुमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो वहाँ पे m वही रहेगा, लेकिन जो उसका z है z-1 हो जाएगा, a भी वही रहेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया। और अगर उसने बोला नेगेटिव बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया गया, मतलब कि यहाँ पे m जो है वो z+1 a ऐसे करके है, ठीक है। तो उसने बोला एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, एक जुड़ा है, नेगेटिव है मतलब जुड़ा है, तो ये तो नहीं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज इजेक्टेड, कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था और वो हुई न्यूक्लियस से इजेक्ट हुआ है, नहीं। अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिके इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही है, दिस इज करेक्ट। अ पार्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहला देखो ऐसा क्वेश्चन है ये कि जिसमें मल्टीपल होने के बाद भी सिंगल आंसर है, ठीक है, मल्टीपल होने के बाद भी सिंगल आंसर। इसके बाद है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन के बारे में मैंने अभी कभी कुछ बोला था, और वो बोला था कि फ्यूजन में दो हल्के इलेक्ट्रॉन मिलके एक भारी सा वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है तब अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट बाय इटसेल्फ, नहीं। A light nucleus bombarded by thermal neutrons break up, बिल्कुल भी नहीं। A heavy nucleus bombarded by thermal neutrons breaks up, बिल्कुल भी नहीं। Two light nuclei combine to give a heavier nucleus and possibly other products, हाँ यही तो बात है, दो हल्के न्यूक्लियस कंबाइन होके एक हैवियर न्यूक्लियस, अरे हाँ यही तो है, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट इन द इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन पे वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन लगा के देखो, ठीक। तो क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है एक्सरे ट्यूब के लिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड था उसको इंक्रीज किया गया है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर अप्लाई हो रहा था उसको इंक्रीज किया गया है एक्सरे पर, ठीक है, एज अ रिजल्ट इन द इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन पे, ठीक है। तो बहुत तेजी से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो यहाँ से कहीं एक्सरेज निकल रहा होगा, ठीक है। तो जो एक्सरे निकल रहा है, रेडिएशन जो आ रहा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके रिजल्ट में क्या आएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी या उसकी मिनिमम वेवलेंथ जो है, जो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी अपने आप पे, या फिर इंटेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, कहने का मतलब। और चौथी चीज़ कि मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीजेज, कि उसकी जो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है वो फिर अपने आप में से भी डिक्रीज कर रहा है, ये लैम्डा मिनिमम अपने आप को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो पहली चीज़
अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो वहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है जर्मर इफेक्ट, ठीक है, ये अप्लाई होगा। और अगर तुम देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये इंक्रीज करेगी तो मतलब ये डिक्रीज करेगा। और अगर एक्सरे के केस में बोला है तो लैम्डा जो एक्सरे में होता है वो मिनिमम होता है, लैम्डा मिनिमम एक्स, ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा मिनिमम डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे इसमें कहीं पे भी मतलब डेविंसन एंड जर्मर इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट में कहीं पे भी इंटेंसिटी जो थी वो चेंज नहीं हुई थी, तो द इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सी एंड डी जो है ये करेक्ट ऑप्शंस। फिर इसके बाद असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन की कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो स्टेटमेंट 1 है इफ अ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ एन पोटेंशियल इन एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज्ड। एक एक्सरे ट्यूब का पोटेंशियल जो है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, उसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो उसकी वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वेवलेंथ जो है वो एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक्सरे के लक्षण नहीं दिखाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट 2 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब part of an kinetic energy is converted into X-ray energy। तो देखो अभी इनको थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो पहला है कि अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एक्सरे का, एक्सरे ट्यूब में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका जो वेवलेंथ है एक्सरे की, ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है, पहले थोड़ा मिसकंसेप्शन था, ठीक है, चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो बोलूँगा, क्योंकि जो एक्सरे है वो टारगेट मेटल पे डिपेंड करता है उसका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है टारगेट मेटल पे, ठीक है। अगर ये टारगेट मेटल पे डिपेंड करता है तो ये चेंज नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। तो पहली चीज़ तो सही है कि अगर हम पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज भी करें तब भी ये चेंज नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है टारगेट मेटल को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, तो जितनी एनर्जी से इसने इसको टारगेट किया, बची हुई रिमेन्स एनर्जी जो थी वो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट होने वाली थी वो उसकी एक्सरे एनर्जी में चेंज हो जाएगी, है ना, एक्सरे में। बहुत सही बात। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, वो अपने आप को एक्सरे में कन्वर्ट कर देती है, एक्सरे एनर्जी में, ठीक है। यहाँ से फिर रेडिएशन आता है, तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, बिकॉज जो है बीच में ये गलत है। मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन बी असर्शन एंड रीजन वाला, अगर तुमने एक दो क्वेश्चन लगाया है तो अगर तुमने पूछा हो किसी से या पता हो तुम्हें, तो उसमें होता है कि पहला वाला तो होता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, यहाँ पे बोथ करेक्ट है ना, और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है स्टेटमेंट 1 का, ठीक है। इसमें होता है कि दोनों करेक्ट होते हैं, ठीक है, बोथ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है S1 का, या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग होता है और इसमें स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ठीक है।
तो पहले तो मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, ये सारे सारे क्वेश्चन अब जेई एडवांस से चल रहे हैं। मैच द फॉलोइंग जेई मेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ो ध्यान से। इन द फॉलोइंग कॉलम वन लिस्ट, ठीक है। तो कॉलम वन वाली जो लिस्ट है उसमें दिया है सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड कॉलम टू गिव्स अप्रोक्सीमेट एनर्जी वैल्यू एसोसिएटेड विद द सम ऑफ देम, ठीक है। इस तरफ उसका अप्रोक्सीमेट एनर्जी वैल्यू दी गई है, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम कॉलम 2 फॉर ईच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज in column 1 and write the corresponding letters P, Q, R and S, ठीक है। P, Q, R, S, T, U भी जो लिखा हुआ है, ठीक है, etc against the number A, B, C, D of the physical quantities in answer। अब सीक्वेंस में हमें आंसर देने, इनको मैच करना है, ठीक है। सिंपल। तो एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होती है 0.025 EV, ठीक है। इसके बाद मतलब ए को मैंने मिलाया पी से, ठीक है। इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्सरे होती है 10 keV है, अच्छा 10 keV है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो बी जो है वो किससे जाके मैच हुआ, टी से, ठीक। इसके बाद सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 होती है, ठीक है, 8 MeV बाइंडिंग एनर्जी MeV में कैलकुलेट करते हैं, तो सी यू से कनेक्ट हुआ जाके। फिर फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ ए मेटल, इसकी होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब R, तो D कनेक्ट हुआ R से, ठीक है। यहाँ से तुम्हें पता चला बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं ये वैल्यूज़, ये वैल्यू थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। ऐसे अगर मैं तुम्हें एक्सरे का वो, ठीक है, एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड 3, ये था इसका मैच, ठीक है। तुम पेपर में, इसमें पेपर में वो नहीं आता, पेपर में ऑप्शंस आते हैं या कोड आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा केसेस में कोड आते हैं इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे पास कोड का, ठीक है, आगे दिखाऊंगा कैसा आता है कोड, ठीक है। अब इसके लिए भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए भी कुछ ऐसी कहानी थी कि ये जो है इधर वो लिखा है, ठीक है, और इधर तो इधर है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है कि दो हल्के हल्के न्यूक्लियाई अपने आप में भारी होते हैं, मिलके एक भारी बनाते हैं, ठीक है। और फिजन में एक भारी वाला टूटता है, ठीक है। बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है। फिर है एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक। तो करते हैं इसको। देखो फ्यूजन जो है, फ्यूजन में दो हल्के न्यूक्लियस, ठीक है, दो हल्के न्यूक्लियस। हल्के न्यूक्लियस से तुम क्या समझते हो, लो एटॉमिक नंबर, अगर उसका एटॉमिक नंबर कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा, ठीक है, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर फिजन होता है तो भारी वाला, मतलब यूरेनियम अपने आप को तोड़कर जीनोन में लेकर आता है, ठीक है, मतलब किसी में भी लेकर आता है, जनरली पीबी में लेकर आता है, तो वो अपने आप को छोटे में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज न्यूक्लियर फिजन जनरली पॉसिबल फॉर न्यूक्लियाई विद लो एटॉमिक नंबर, ठीक है, लो एटॉमिक नंबर। तो ए वाला क्यू से जुड़ा, ठीक है, ए वाला क्यू से जुड़ा। फिजन जो है, अभी देखो इसी वाले पे चलूँ तो फिजन जो है आर से जुड़ा, तो मतलब बी जो है वो आर से जुड़ा। फिर है बीटा डिके होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। बीटा डिके में कोई भी अगर एक वो है तो सिर्फ जेड नीचे ए ऊपर, ठीक है। तो ए सेम रहता है, जेड माइनस
1 बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ एनर्जी हम उसको देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो बीटा डी के सी वाला पी से जोड़ा मैंने, ठीक है। और बीटा डी के जनरली जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में, ठीक है। तो बीटा डी के जुड़ा पी और एस से, ठीक है। इसके बाद डी वाला ऑप्शन थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये जुड़ेगा। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। मैटर जो है वो अपने आप को एनर्जी में चेंज कर रहा होगा, पी, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो दोनों में होती है, मतलब जो न्यूक्लियर फिजन है ये भी एक्सोथर्मिक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो दोनों ही एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो फिर ये दोनों जो हैं ये भी इसी में कैलकुलेट होंगे, ठीक है, पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो डी वाला ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई और मैच तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो डी वाले के लिए मुझे ये 3 दिखे, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज में एक्सोथर्मिक नहीं काम करता है, ठीक है। फिर इसके बाद बीटा डी के एनर्जी कन्वर्ट मैटर जो है अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है थोड़ा बहुत, और वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए काम करता है। इन दोनों में बीटा डी के नहीं, इतना नहीं होता, ठीक है, बहुत सही। इसके बाद है फिजन और फ्यूज़न, ठीक है, इनमें है, ठीक है। देखो जब रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ना, तुम्हें पता है कि फ्यूज़न अगर हो रहा है तो 2 हल्के न्यूक्लियस अपने आप को बड़े न्यूक्लियस में चेंज कर रहे हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और वो एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रही है? अगर मैटर अपने आप को थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर दे एनर्जी में तो वही एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चला हमें कि फ्यूज़न वाले में ए वाला जो कनेक्ट है वो पी से भी कनेक्ट है, ठीक है, ए ऑल्सो कनेक्टेड विद पी। अब फ्यूज़न में भी हीट जो है, सॉरी, फ्यूज़न में एनर्जी मैटर जो है एनर्जी में चेंज होता है वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे पी इसमें भी आ गया, ठीक है। तो ए कनेक्ट है पी और क्यू से, ए कनेक्ट पी और क्यू से, बी कनेक्ट क्यू पी और आर से, ठीक है, सी कनेक्ट पी और एस से, और डी पी क्यू आर तीनों से कनेक्ट, ठीक है। तो अभी मतलब यहाँ से मुझे सिर्फ तुम्हें इतना बताना था कि लो एटॉमिक नंबर के लिए फ्यूज़न होता है, फिजन होता है, ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर के लिए अभी कम स्ट्रेस देना। अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और अच्छा करते रहो। सम लॉज या प्रोसेसेस आर गिवन इन कॉलम 1, पहले कॉलम में कुछ लॉ या प्रोसेस दी गई हैं। मैच दीज विद द फिजिकल फिनोमेना गिवन इन कॉलम 2 में फिजिकल फिनोमेना दिए गए हैं, एंड इंडिकेट्स योर आंसर बाय डार्किंग एप्रोप्रिएट बबल्स इन 4x4 मैट्रिक्स ORS, ठीक है। 4 ऐसे मैट्रिक्स आई थी, मैं उसमें 4x4 की 1 2 3 4, ठीक है, ये नहीं है ना, ऐसे 4x4 की मैट्रिक्स आई थी जेई एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे, और उसमें पी क्यू आर ऐसे ए बी सी और डी पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसे था। तो ए वाले के लिए कौन सा वाला है, उसमें ORS ऐसे बनना था। सपोज करो कि ए वाले के लिए आर था, ठीक है, तो आर वाला भरना था, ठीक है। फिर बी वाले के लिए एस था तो एस वाला भरना था, ठीक है, ऐसे था ORS पहले, मतलब ऑफलाइन वाले में, ठीक है। क्वेश्चन ये था। तो फिजिकल एक तरफ लॉज हैं, उसके दूसरी तरफ फिनोमेना है, ठीक है। तो पहला है ट्रांजिशन बिटवीन 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन, ठीक। तो इसके हमें बताने हैं
फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना क्या है, ठीक है। तो देखो एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन, तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी एटॉमिक एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। एन इक्वल्स टू मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, अब मैं भी क्या बोल रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो वो होता है ना ई आई इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम N1 N2 N3, ठीक है। इसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ए कनेक्टेड टू आर, पहली चीज है ना। और अगर तुम देखोगे एक्सरे में भी एटॉमिक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, ट्रांजिशन का, तो पी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरे वाले पे, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम ए मेटल, बी वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम ए मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं एक मेटल से, ठीक है, तो उसके दो फिनोमेना हो सकते हैं। अगर एक मेटल से कोई एक था कि हीलियम था, ठीक है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बीटा डीके भी हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि ऐसे लाइट आके गिरती है, ठीक है, और वहाँ से फिर मेटल सरफेस पे, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ पे क्यू और एस, बीटा डीके और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो फिनोमेना, ठीक है। क्यू बी वाला हो गया। फिर है मॉसलेस लॉ, मॉसलेस लॉ, मॉसलेस लॉ है अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, ये है मॉसलेस लॉ। तो मॉसलेस लॉ जो था वो जनरली आया था एक्सरेज के लिए, और एक्सरेज के लिए वो आया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम टारगेट मेटल पे, मतलब मेटल चेंज कर करके, जेड जो है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर मेटल, ठीक है, मेटल चेंज कर करके क्या करते हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क आएगा, वो उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो मॉसलेस लॉ था जो कि किससे कनेक्टेड था, वो था एक्सरे से, ठीक है। तो सी जो हो गया वो हो गया पी से कनेक्ट, ठीक है। अब बचा आखिरी वाला, चेंजेस ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तुम्हें कुछ याद है कि ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है जो जिसमें फोटोन है, ठीक है, और वो ऐसे आके टकराएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे काइनेटिक एनर्जी से। तो फोटोन आके टकराए, ठीक है, जो फोटोन्स के पास एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ से। तो ये किससे कनेक्ट है, क्यू से, डी कनेक्टेड टू क्यू, ठीक है। तो ए के लिए आर और पी भरा जाएगा, ठीक है, ऐसे करता हूँ मैं, ए के लिए पी और आर, बी के लिए क्यू और एस, सी के लिए पी, डी के लिए क्यू। ये था इसका ऐसे कोड था, ठीक है, ऐसे करके भरवाता है, मैच द फॉलोइंग, और वैसे भी जेई एडवांस का, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस लिस्ट 2 में है, कंटेनिंग पेरेंट न्यूक्लियस एंड वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड ईच प्रोसेस देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ये कोड है इसमें, ठीक है, ABCPQR। अल्फा डिके क्या होता है कि अल्फा डिके में हीलियम निकल के जाता है अल्फा डिके में, ठीक है।
तो देखो इस तरफ देखो, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 15, 15, मतलब ए में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जेड से Z-1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। तो ये क्या है, ये है बीटा डिके। तो Q21, ठीक है। फिर इसके बाद है यूरेनियम 92 238 से 234 90, 2 इसमें कम, 4 इसमें कम, यहाँ पे बीटा डिके मतलब He24 वाला है ना, ये अलग निकला है इसमें से, ठीक है। इसके बाद ये 83 से 82, 85 से 184 है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन या तुम बोलो प्रोटॉन, वो निकला है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर कंटेन करेगा तो वो होता है हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन इमिट हो रहा है तो यहाँ से फिर हो रहा है वो फोटोन इमिशन, ठीक है, फोटोन इमिशन। फिर इसके बाद है 94 से 57 और 293 140। तो यहाँ पे ये देखो एल ए लेंथेनॉइड, ठीक है, एल ए लेंथेनॉइड है ये, और ये है PU97, ठीक है। ये अपने आप को PU जो है अपने आप को तोड़ रहा है LA में, और यहाँ पे है X37 99, इतने में ही तोड़ेगा, 7 7 4 3 5 8 and 1 9, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे हुआ एक हैवी न्यूक्लियस ने अपने आप को 2 में तोड़ा, तो यहाँ पे हुआ फिजन। तो पहले के लिए कोड है कि 1 2 3 4 है ना, ABCD PQR, PQR नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए 1 2 3, जो भी है देखो P, हाँ P के लिए क्या है 1, ठीक है। P में 1 कहाँ है, बीटा डिके हो रहा है दूसरे में, बीटा डिके Q पे है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे में, तो दूसरा और बीटा डिके, ठीक है। ये फिर है फिजन, और वो है फोर्थ में, फोर्थ नंबर फिजन में, R वाले में। फिजन कौन से पे है, चौथे पे, तो R वाले में ये, ठीक है। और प्रोटॉन इमिशन या फोटोन इमिशन जो तुम बोलोगे इसको, ठीक है, ये कहाँ किस में है, S3 में, S3, एक मिनट, S3 में देखता हूँ कोड, S3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे भी नहीं है ये, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ऐसे है, ठीक है। कोड मैच ऐसे होता है एडवांस में, ठीक है, एक प्रोटोटाइप के लिए रखा था मैंने ये कोड, ठीक है। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड 24, 24 और 24 उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर उसका 24, 11 Na 24। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 24 माइनस 11 13, ठीक है। सिंपल सिर्फ और सिर्फ क्या था इसमें, कैलकुलेशन, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है, ठीक है। ये एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इसने अल्फा पार्टिकल निकाला अपने आप में से, ठीक है, जो भी बना 92 माइनस 2 मतलब 90, और 4 2 3 4 यू अभी जो भी बनेगा, ठीक है, ये 2 पीछे चले जाओ, TH, ठीक है, थोरियम, ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल, ठीक है, रिजल्टेंट न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल। रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो आया है ये वाला, इसमें
इसने इमिट किया है बीटा पार्टिकल। द एटॉमिक नंबर एंड द मास न्यूक्लियस ऑफ द फाइनल न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि ये अपने आप को 2 3 4 से जो भी बना रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बीटा पार्टिकल्स एमिट किया है इसने, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला। ठीक है, तो ऊपर 2 3 4 रहेगा, तो मास नंबर 2 3 4। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर ये बनेगा 90 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, अगर ये 90 बन रहा है, 90 बन रहा है थोरियम, तो फिर यहाँ पे कितना होगा 91। सिंपल, तो एटॉमिक नंबर 91। थोड़ा उल्टा भी सोचना पड़ता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा वायलेट, एक मिनट, द अल्ट्रा वायलेट लाइट of wavelength 800 and 700 angstrom when allowed a fall of hydrogen atom in their ground state is found to liberate electron kinetic energy 1.8 and 4.0 respectively. Then find the value of Planck constant. Planck constant की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ लेमडा 1 दिया हुआ है 800 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 2 उसने दिया है 700 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके बाद उसने काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 1, और काइनेटिक एनर्जी 2 दी है उसने 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे EI इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट, और तब उसने ये काइनेटिक एनर्जी लाइब्रेट करी थी, मतलब रिलीज़ की थी। ठीक है, उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा। अच्छा, इसको वर्क फंक्शन को मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ पे माइनस HC/, लेमडा नॉट इक्वल्स टू 1.8। ठीक है, और दूसरी वाली HC/, लेमडा 1 माइनस HC/, लेमडा नॉट इक्वल्स टू 4.0। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस करने पे तो यहाँ से क्या आएगा, HC, अगर देखो थोड़ा और ज़्यादा करूँगा तो कॉमन ले लूँ यहाँ से। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ से क्या आएगा, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आएगा 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2, इन दोनों को प्लस करोगे, सॉरी माइनस करोगे, तो फिर ये आएगा, है ना, इक्वल्स टू देयर काइनेटिक एनर्जी इनका जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, माइनस करोगे तब, है ना, माइनस किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो हमें निकालना है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो मैं H को रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को उधर लिख देता हूँ, क्योंकि लेमडा 1 पता है, लेमडा 2 पता है, और C की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी का पता है हमें। ठीक है, तो H इधर रखा मैंने, और काइनेटिक एनर्जी देखो 2 है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, तो या तो तुम इनका डिफरेंस कर लो, या फिर काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू लेमडा 1 वाला ये ऊपर जाएगा। ठीक है, लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, और जो C था यहाँ पे C। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा कैलकुलेट होकर आएगा, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स 34 जूल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यू सेम आ गई, हम क्या करें, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था कि सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद है देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन्स with a kinetic energy of 0.0327 electron volt. If the half life of neutrons is T1/2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 700 seconds, what fraction of the neutrons will decay before they travel distance 10 मीटर। ठीक है, कि वो 10 मीटर चलने से पहले कितना डिके हो जाएगा।
तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0.327 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा ये, ठीक है। अभी इसको काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा वेलोसिटी देखो, ये मीटर में है, ठीक है। तो हम मीटर में नहीं, मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा वेलोसिटी को इस तरह से खोल दूँ, m इंटू किसका, न्यूट्रॉन्स का मास, ठीक है, फिर इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो आएगा कैलकुलेटर का, ठीक है, जूल में। तो फिर क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी, फिर ये और ये दोनों के दोनों वैल्यू पता है हमें, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इन दोनों को डालो, Vn स्क्वायर जो है ये 1/2 पावर में चला जाएगा, अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन तुम्हारी है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी जो है वो आएगी कितना, 0.25 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना इसका वेलोसिटी आएगा। अब वेलोसिटी जो होता है वो होता है टी वेलोसिटी, अगर हमें टाइम चाहिए है ना पहले, क्योंकि उसने टाइम के रेस्पेक्ट में 700 सेकंड की कुछ बात की है। तो t इक्वल्स टू डी वाई वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा 10 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ से 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड आ जाएगा टाइम। ये उसकी हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ के साथ साथ होता है एक फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू 0. मतलब ln2 करके जो होता है ln2/t½ ठीक है, 693 डिवाइडेड बाय ln, मतलब इसके बाद t½ की वैल्यू कितनी है 700 सेकेंड्स। तो यहाँ से इनिशियल वाली कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल वाली कंडीशन, और यहाँ से टाइम कितना 10 मीटर चलने पे इतनी वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लिया उसने, है ना, कितना टोटल टाइम लिया, टोटल टाइम था ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम ये आया हमारे पास इनिशियली, जब उसका हाफ लाइफ था तब तक वो कितना चला था, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ कैलकुलेट करता है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, सेकंड्स में, ये सेकंड इनवर्स है ना, मतलब सेकंड है, तो ये आएगा सेकंड इनवर्स में, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। तो टी मैं बोल सकता हूँ 303 बाय लैम्डा लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो, ए की 4 इंटू 10⁻³ बाई 2.303 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 700, ये वाली लैम्डा, ठीक है। इसके बाद ये जो लॉग था वो इधर log 10 a माइनस एक्स, ठीक। और यहाँ से जो कैलकुलेट होकर आएगा लॉग वॉग हटा के, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और इसके फिर एंटी लॉग लगाओगे, जब तुम एंटी लॉग लगने के बाद a बाई ए माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.00 कुछ आएगी, ठीक है। उसको अभी तुम्हें निकालना है, ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, फ्रैक्शन अब निकालना है हमें, जो चीज़ चाहिए थी हमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डिके, ठीक है, ए एक्टिविटी और एक्स कितना डिके हो रहा है, ठीक है, ए एक्टिविटी और रेट ऑफ एक्टिविटी या डिके इन एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम इसको x बाई ए कर फ्रैक्शन में लेके आओगे, इसको x बाई ए करोगे, तो ये 3.96 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने इसमें छोड़ दी है और वो तुम्हें करनी है, ठीक है। इसके बाद दो शानदार से क्वेश्चन, होल्स आर चार्ज कैरियर इन, होल्स चार्ज कैरियर, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है पहली चीज़ तो, ठीक है। तो होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर किस में होते हैं, सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है अगेन, है ना,
सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन है। पहली चीज सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं। इंट्रेंसिक, ठीक है, इंट्रेंसिक बोलते हैं इसको, हाँ, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में, आयनिक सॉलिड्स में और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें। या मैं बोलूँ कि होल्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर सिर्फ मेटल में नहीं होते हैं। इसमें जो मेटल वाला ऑप्शन है वो नहीं है, बाकी 1 2 3 ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद है लेट एम पी बी द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एम पी जो है एक प्रोटॉन का मास है, ठीक है, प्रोटॉन का मास है। एम एन जो है मास है न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। द मास ऑफ Ne 1020, ठीक है, इसका मास m1 है ना, m1 द मास ऑफ है ना, तो ये m1। इसके बाद है इसका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का मास है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। m2 द मास ऑफ Ca2040, ये इसका नाम है m2, ठीक है। देन इन दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है कि m1 जो है, सॉरी m2 जो है वो 2 × m1 हो सकता है, या m2 जो है वो ज़्यादा हो सकता है 2m1 से। तीसरा जो है वो m2 2m1 से कम हो सकता है, या फिर m1 जो है वो छोटा होना चाहिए 10 × mn + mp से। तो इसमें क्या होगा, इसमें मास डिफेक्ट या बाइंडिंग, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, एक दो चीज़ आएंगी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। देखो ये नियॉन का वो है न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी ये नियॉन का न्यूक्लियस है और ये कैल्शियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। कैल्शियम 10 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं उस पर, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, और 10 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं उसके पास, प्रोटॉन्स 10 ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड भी करें है ना 10 तब भी ये इस मास का, ये जो है अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर इसका डबल कर दें कि 2Ne, इसका मास Ca से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला, और एक रिलेशन होता है Mn + Mp, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और ये 10 वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब ये डी जो करेक्ट बताया मैंने, क्यों बताया इसको तुम कमेंट में बताओगे। वीडियो हो गया बहुत लंबा, बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।